जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा को हमने कवर करना है। जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? ब्लंट ट्रॉमा की वजह से, जैसे मोटर व्हीकल कोलोजन वगैरह होती है, ठीक है। इसमें रीनल इंजरी हो सकती है, ब्लैडर हो सकती है, या फिर यूरेथ्रा की इंजरी हो सकती है। अगर रीनल इंजरी होगी तो उससे क्या होगा? ब्रूजेस होंगे, फ्लैंक पेन होगा, हीमाचूरिया होगा। और ये किसकी वजह से होता है? जब डायरेक्ट ब्लो होता है टू द लोअर रिब फ्रैक्चर, ठीक है। और ब्लैडर इंजरी वो कैसे होती है? ये प्रेजेंट करती है विद द हेमाटूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन और डिफिकल्टी इन वॉइडिंग। इसमें सुपीरियर ब्लैडर वॉल या फिर डोम की इंजरी हो तो उसमें क्या होगा? डायरेक्ट ट्रॉमा टू फुल ब्लैडर, ठीक है। जैसे सीट बेल्ट का ट्रॉमा, सीट बेल्ट बांधे हुए उस वक्त जब ट्रॉमा होता है, ठीक है, उससे क्या होगा? एब्रप्ट इंक्रीज इंट्रावेसिकुलर प्रेशर होगा, डोम रप्चर हो जाएगा और इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन की एकमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पेरिटोनियल एब्सॉर्प्शन ऑफ द यूरिन होगी और इंक्रीज हो जाएगा बर्न और क्रेटिनिन। इसके अलावा अगर एंटीरियर ब्लैडर वॉल या फिर नेक की इंजरी होती है तो फिर क्या होगा? पेल्विक फ्रैक्चर के दौरान ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। परफोरेशन बाय बोनी स्पेक्यूल्स, बोन टूट के ना उसके अंदर परफोरेट कर जाती हैं। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन जो है वो इक्यूमुलेट कहाँ पे होगा? रिट्रोप्यूबिक स्पेस में इक्यूमुलेट होना शुरू होगा। ये है आपकी रिट्रोप्यूबिक स्पेस। एंटीरियर वॉल के रप्चर में यूरिन कहाँ जाता है? रिट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूरिथ्रल इंजरी। अगर यूरिथ्रा की इंजरी हुई है तो ये मोस्टली ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली किसमें होती है? मेल के अंदर होती है, और इसमें ब्लड होता है एट एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। सॉरी, ऑडिटरी कह रही हूँ, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस। मीएटस जो यूरिथ्रा का मीएटस है वहां पे क्या होगा? ब्लड कट होना शुरू हो जाएगा, हिमाचूरिया होगा, डिफिकल्टी इन वॉइडिंग होगी, और यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन जो है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर तो एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी हुई है, ठीक है, उसमें क्या होगा? पेरिनियल सेडल इंजरी और डिस्ट्रप्शन ऑफ द स्पंजी, क्योंकि ये जो यूरिथ्रा वाली जगह है यहाँ पे, ये जो यूरिथ्रा पास कर रहा है वो कौन सा है? यहाँ वाला स्पंजी यूरिथ्रा होता है, ठीक है। तो क्या होगा? स्पंजी यूरिथ्रा का रप्चर होगा और स्क्रोटल हिमाटोमा होगा। इफ बक फेशिया इज टॉर्न तो फिर यूरिन जो है वो कहाँ चला जाएगा? पेरिटोनियल स्पेस के अंदर चला जाएगा। अब बक्स फेशिया कौन सा है? ये वाला, ये वाला बक्स फेशिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। उसमें ये भी पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन या फिर वीकेस्ट पार्ट। इसमें यूरिन कहाँ जाएगा? रिट्रोप्यूबिक स्पेस में जाएगा एंड हाई राइडिंग प्रोस्टेट। ऑटोनोमिक इनर्वेशन ऑफ द मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो तीन चीजें हैं जो बताई हुई हैं आपको। एक इरेक्शन के बारे में, दूसरा इमिशन के बारे में, और तीसरा एक्सपल्शन के बारे में। इरेक्शन कौन कराता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है, ठीक है। उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? S2, 3 एंड 4। इमिशन कौन कराता है? वो कराता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें हाइपोगैस्ट्रिक नर्व T11 से L2 इन्वॉल्व है। उसके बाद एक्सपलियन, एक्सपलियन कौन करा रहा है? विजुअल एंड सुमैटिक नर्व करा रही हैं, जिसमें प्यूडेंटल नर्व इन्वॉल्व है। अब इसे याद कैसे रखना है? इसमें सेकंड लेटर रूल जो है वो आपने अप्लाई करना है। अब देखो, इरेक्शन है ना, ER, ठीक है। ई को छोटा लिखो, आर को बड़ा, तो RP। ऊपर से आपने याद रखना है RMP, और नीचे पास। RMP पास, हम कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, वो पास हो गया, चला गया है, मर गया है, ठीक है। तो उससे याद रखो RMP पास, ठीक है। आर से क्या होगा हमारे पास? इरेक्शन। इरेक्शन किसकी वजह से होती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। कौन से? स्प्लैंकनिक, पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व S2 टू S4, ठीक है। उसके बाद है M। M क्या है हमारे पास? इमिशन, EM, ठीक है। इमिशन, इमिशन किसकी वजह से हो रही है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, जिसमें हाइपोगैस्ट्रिक नर्व T11 टू L2 इन्वॉल्व है। उसके बाद है एक्सपलियन। एक्सपलियन में भी EX छोटा लिखो, P बड़ा, ठीक है। एक्सपलियन किसकी वजह से हो रही है? वो भी S की वजह से। S क्या है? सोमैटिक नर्व, ठीक है, जिसमें क्या आएगा आपके पास? प्यूडेंटल नर्व आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का क्या फंक्शन है? ये
मेंटेन करती है जर्म सेल पूल को और प्रोड्यूस करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसकी लोकेशन क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लाइन कर रही होती है। और जर्म सेल, जितने भी जर्म सेल हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पे क्या मौजूद है हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया। ये देखो, ये है स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल तीन काम करते हैं और इसके तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले क्या, अच्छा इसे याद कैसे करना है, ये क्या था, आई एम सर्टोली। ठीक है, आई से इनहिबिन, सॉरी इनहिबिन कह रही हूँ, इनहिबिट करता है एफएसएच को। ठीक है, इनहिबिन सेक्रेट करता है इनहिबिन बी, जो कि इनहिबिट करता है एफएसएच को। आई से हो गया इनहिबिन, इनहिबिन की सेक्रेशन करेगा जो कि इनहिबिट करता है एफएसएच को। ए से क्या है हमारे पास, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये सेक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, जो कि मेंटेन करती है लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को। और एम से क्या है, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। सर्टोली सेल के तीन काम है, कौन कौन से, आई से इनहिबिन की प्रोडक्शन, जिसने इनहिबिट करना है एफएसएच को। ए से है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि मेंटेन करती है लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और एम से क्या है, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर क्या करता था, मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने से। गुड। उसके बाद है टाइट जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सर्टोली सेल फॉर्म, क्या बनाएंगे, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। आइसोलेट गैमीट फ्रॉम द ऑटोइम्यून अटैक, तो ये गैमीट को बचाते हैं कि वहां पे ऑटोइम्यून, मतलब बॉडी उसे एज अ फॉरेन बॉडी ना ले। ठीक है, तो ऑटोइम्यून के अटैक से बचाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट एंड नोरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये जो सर्टोरी सेल है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और नरिश करते हैं स्पर्मेटोजोआ को, रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, अच्छा मजीद इसके दो फंक्शन ये हो गए। अब तीन फंक्शन ये कि ये सेक्रेट क्या क्या कर रहा है, और दो फंक्शन ये, एक तो ये नोरिशमेंट दे रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। उसके बाद टेम्परेचर सेंसिटिव, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इनहिबिन बी विद इंक्रीज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन इसकी कम होगी, इसी वजह से जो टेस्टीज है वो आउट ऑफ द बॉडी होती है, विद इन द बॉडी नहीं होती। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, लोकेशन देखो इनकी, ये लाइन करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, नॉन जर्म सेल है, कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोस्टिनिडायोन टू ईस्ट्रोजन वाया किसकी वजह से, एरोमाटेस की वजह से। इन्होंने क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टिनिडायोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एरोमाटेस। सर्टोली सेल आर टेम्परेचर सेंसिटिव, लाइन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सपोर्ट करते हैं स्पर्म सिंथेसिस को एंड इनहिबिट करते हैं एफएसएच को। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, एस से सर्टोली सेल, एस से सपोर्ट करना, एस से सिंथेसिस। ठीक है, तो सर्टोली सेल सपोर्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ स्पर्म को, और दूसरा इनहिबिट किसे करते हैं, एफ एस एच। तो एस को बड़ा करके लिखो तो एफ एस एच को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है, होमोलोग ऑफ द फीमेल ग्रेन्युलोजा सेल है। मतलब फीमेल ग्रेन्युलोजा सेल इस तरह के होते हैं जैसे यहाँ पे सर्टोली सेल है। ठीक है, अच्छा इंक्रीज टेम्परेचर सीन इन वेरिकोसील, उसकी वजह से क्या होगा, वेरिकोसील में होता है। और दूसरा क्या है, क्रिप्टो आर्चिडिज्म। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, एल से लीडिंग सेल, एल से एल एच। ठीक है, सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन इन प्रेजेंस ऑफ एल एच। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है उसे टेम्परेचर कुछ नहीं कह रहा, सर्टोली सेल के काम को टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो लीडिंग सेल है इनकी लोकेशन का है, ये इंटरस्टिशियम में होंगे, एंडोक्राइन सेल में होंगे, और ये होमोलोगस है टू द थीका इंटरना सेल। अब ये एमसीक्यू आपके पास आता है कि थीका ग्रेन्युलोजा सेल और इंटरना सेल इनके बराबर कौन कौन से हैं, तो इसे आपने कैसे याद रखना है कि ये जो ग्रेन्युलोजा सेल है इसे याद रखो ग्रैनी। ठीक है, और सीनियर से याद रखो क्या, सर्टोली सेल। सीनियर ग्रैनी आपने नमोनिक याद रखना है, सर्टोली सेल विद द ग्रेन्युलोजा सेल। ठीक है, सीनियर ग्रेनी से। अच्छा उसके बाद जो है थीका इंटरना के साथ कौन से होते हैं, तो इसे याद रखना है लीडिंग इंटरनली। ठीक है, लीडिंग इंटरनली से आपसे आप याद रखोगे कि लीडिंग सेल है, और इंटरनली से थीका इंटरना सेल है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे बिगिन होती है, कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से। फुल डेवलपमेंट पे 2 मंथ का टाइम लगता है, ये आपका एमसीक्यू है। फुल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। विद स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना फुल डेवलपमेंट कितने में होती है? 2 मंथ में होती है। अकरिन कहाँ पे होगी? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में होगी। प्रोड्यूस स्पर्माटिड एंड अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, लॉस ऑफ। अच्छा, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाता है, कंटेनिंग गेन ऑफ द एक्रोसोमल कैप, उसकी एक्रोसोमल कैप जो है, ठीक है, गेन ऑफ एक्रोसोमल कैप। और उसके बाद क्या होगा? टू फॉर्म मेच्योर स्पर्मेटोजोआ, उसके बाद क्या बनेगा? मेच्योर स्पर्मेटोजोआ। ये है हमारे पास एक्रोसोमल कैप। अब गेन होगा एक्रोसोमल कैप का। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म पड़ा है। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे ये क्या पड़ा है? हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इस पूरे पार्ट को हम क्या कह देते हैं? स्पर्म का हेड कह देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं? नेक। ये जो मिडिल पीस है, ठीक है, इसमें देखो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप पड़े हुए हैं। और ये बैक साइड पे क्या है? हमारे पास टेल पड़ी है इसकी। ये है स्पर्म। अब क्या होगा? स्पर्मेटिड कैसे बनेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, एक्रोसोमल कैप बनती है और मेच्योर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अच्छा, उसके बाद है गोनियम इज गोइंग टू बी स्पर्म एंड जोन इज जूमिंग टू एग, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम है ना, ये देखो गोनियम, ठीक है, इससे उन्होंने कहा कि गोनियम जो है वो क्या करेगा? वो बनाएगा स्पर्म। अच्छा, टेल मोबिलिटी इम्पेयर्ड इन द सीलरी। अब यहाँ पे ना 2 एबनॉर्मेलिटीज बताई हुई है। एक है कैरेटेगनर सिंड्रोम। कैरेटेगनर सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास? जो ये स्पर्माटिड बना है, इसकी टेल की मोबिलिटी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इम्पेयर्ड इन सीलरी डिस्कैनेसिया, उसकी वजह से क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस का बताया हुआ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मोबिलिटी को कुछ नहीं होता, ये रहता मोबाइल है, लेकिन क्या होता है हमारे पास? वास्ट डेफरेंस के अंदर मसला हो जाता है, ठीक है। एब्सेंट वास्ट डेफरेंस, उसकी वजह से क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन और इसका फंक्शन। ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? ओवरी में 17 बीटा ईस्ट्राडायोल और प्लेसेंटा में ईस्ट्रायोल और एडिपोस टिश्यू में ईस्ट्रोन वाया एक्रोमाइजेशन। ये इसकी लोकेशन बताई हुई है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे होती है। ओवरी के अंदर, ओवरी क्योंकि ओवरी से बच्चा बनना है, ठीक ठीक है, तो वो माँ और बच्चा दो चीजें हैं, तो डाई दो, ठीक है, ईस्ट डायोल 17 बीटा ईस्ट्राडायोल। उसके बाद है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में 3 चीजें हो गई ना, एक स्पर्म हो गया, एक एग हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास? फीटस हो गया। तो ईस्ट्रायोल, प्लेसेंटा में ईस्ट्रायोल की सूरत में। और एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू वुमेन का अपना होता है, एक सिंगल औरत है, ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारे पास? ईस्ट्रोन, ONE1, ठीक है, ईस्ट्रोन वाया एक्रोमाटाइजेशन। अच्छा, इसकी पोटेंसी देखो, पोटेंसी भी ऐसे होती है 213 से आपने इसकी पोटेंसी याद रखनी है। मतलब सबसे ज्यादा पोटेंट कब होगा? जब वुमन डॉल की तरह होगी, ठीक है। ईस्ट्राडायोल, या फिर दो बंदे मिलके, डाई डाई दो होता है ना, तो दो बंदे मिलके। उसके बाद है ईस्ट्रोन, जब औरत अकेली होती है आफ्टर मीनोपास, ठीक है। उसके बाद है ईस्ट्रायोल, जब तीन लोग होते हैं, माँ, बच्चा और बाप। ईस्ट्राडायोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम 2 ओवरी। फंक्शन क्या है हमारे पास इसका, ईस्ट्रोजन का? सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर फॉर्म्ड बाय ईस्ट्रोजन, याद रखना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे ब्रेस्ट, फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगी? ईस्ट्रोजन की वजह से। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन है और इंक्रीज मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी, ये सब कौन कर रहा है? ईस्ट्रोजन कर रहा है। इसके अलावा अप रेगुलेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। इसके अलावा स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन सेक्रीशन को। डिक्रीज प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन द ब्रेस्ट, कब कब करेगा डिक्रीज प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन द ब्रेस्ट? बच्चों, प्रोलैक्टिन की जरूरत कब during नहीं होती? pregnancy. During प्रेगनेंसी में pregnancy. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये रोक के रखेगा, प्रोलैक्टिन को एक्ट नहीं करने देगा ब्रेस्ट के ऊपर।
ठीक है। आफ्टर डिलीवरी जब ये ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, फिर ये प्रोलैक्टिन को इजाजत मिलती है कि भाई अब जो है ना आपने मिल्क प्रोडक्शन करानी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट किसकी, प्रोटीन, और इसके जितने भी इस फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में जितनी भी प्रोटीन है उन सब की जो है क्या कराएगा, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। अब मेनली इसका जो एमसीक्यू आता है वो यही आता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, वो डेवलप किससे होता है, फ्रॉम द ईस्ट्रोजन। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ फॉलिकल और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन के साथ आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेगनेंसी में 50 फोल्ड इंक्रीज ईस्ट्राडायोल, ठीक है, एंड ईस्ट्रोन। पहले डाई, क्योंकि दो लोग हैं, डाइयोल 50% इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, ईस्ट्रोन, और 1000 फोल्ड इंक्रीज होता है ईस्ट्रायोल। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड इन साइटोप्लाज्म और ट्रांसलोकेट द न्यूक्लियस व्हेन बाउंड बाय ईस्ट्रोजन। इस चीज को बेशक ना याद रखो, यहाँ पे देखो ईस्ट्रोजन बन कैसे रहा है। दो चीजें हैं हमारे पास, ये है फोलिकल। फोलिकल के अंदर क्या होता है, एक थीका सेल है, एक ग्रेन्युलोजा सेल है। ग्रेन्युलोजा सेल का मेल के अंदर कौन से सेल हैं, ग्रेन्युलोजा जैसे, सर्टोली सेल। लेडिक सेल। सर्टोली सेल, अभी तो याद कराया था सीनियर ग्रेनी के नाम से। और थीका ठीक सेल है के साथ कौन से है, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल। लीडिंग थीका इंटरना। ठीक है। अच्छा, खैर, इसमें देखो दो चीजें आ गई, थीका सेल आ गए और ग्रेन्युलोजा। जो ये ऊपर दिखाए हुए हैं ये है आपका थीका सेल और नीचे है ग्रेन्युलोजा सेल। थीका सेल में देखो क्या हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, इसने आके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया। फिर यहाँ से साइक्लिक एएमपी से क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर दिया एंड्रोस्टिनिडायोन में। ठीक है। ये सारा कुछ किस में हो रहा है, थीका सेल में। लेकिन ग्रेन्युलोजा सेल में क्या हो रहा है, एंड्रोस्टिनिडायोन को कन्वर्ट किया जा रहा है ईस्ट्रोन में और ईस्टाडायोल में, किसकी मौजूदगी में, एरोमाटेज की मौजूदगी में। ठीक है। उससे क्या बन रहा है, हमारे पास ईस्ट्रोजन बन रहा है। और यहाँ पे दूसरा काम क्या हो रहा है, आपका एफएसएच आ रहा है। एफएसएच हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक एएमपी में ने इस एरोमाटेज वाले में पॉजिटिव फीडबैक अपना शो कराना है, इनहेंस करना है इस चीज की फॉर्मेशन, ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसका सोर्स देखो, सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम, फिर प्लेसेंटा, फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, प्रिपेयर यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। ये यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा होता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ने यूट्रस को प्रिपेयर करना है ताकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो सके। अब बच्चों मुझे बताओ फर्टिलाइज कब होता है एग, क्वेश्चन समझ नहीं आया, फर्टिलाइज कब होता है? हाँ, फर्टिलाइज जो एग होता है वो कब होता है, होगी 14th डे पे, उसके बाद अगर हाँ, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद होता है ना, 14 के फर्टिलाइजेशन 2 दिन ओव्यूलेशन के बाद। बाद हो रही होती है, जी जब जी। स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, और फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, वो कब होता है, मैम वो समय डे पे। डे पे जाके प्लांट होता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रेशन और स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट, ये सारा कुछ कौन करा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोडक्शन ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस इनहिबिट करता है स्पर्म। अच्छा, ये होता है कि म्यूकस का ना ये प्लग बन जाता है, अगर ये है एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, यहाँ पे ये प्लग फॉर्मेशन कर देता है ताकि मजीद स्पर्म अंदर एंटर ना हो सके। सर्वाइकल जो प्लग है, ठीक है, ये बना रहा है हमारे पास कौन, प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, और इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को, डिक्रीज करेगा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को, और डिक्रीज करता है गोनेडोट्रोफिन सेक्रेशन को। ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या करता है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि इसने क्या करना है, ये एमसीक्यू है आपका, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड प्रेगनेंसी, और डिक्रीज करता है मायोमेट्रियल
एक्साइटेबिलिटी को, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, कंट्रैक्शन कम हो जाएगी यूट्रस की, और डिक्रीज करता है प्रोलैक्टिन एक्शन को ऑन द ब्रेस्ट। ये मैंने जब ईस्ट्रोजन पढ़ाया था तभी बताया था कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ने प्रोलैक्टिन को रोके रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, के भाई ब्रेस्ट पे एक्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फॉल इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अब अगर दोनों फॉल हो गए हैं आफ्टर डिलीवरी तो क्या होगा, तो आपका जो इनहिबिटरी फैक्टर ऑफ द प्रोलैक्टिन है वो खत्म हो गया, अब लैक्टेशन शुरू हो जाएगी। अगर खाली प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हुआ हुआ है बॉडी में तो ये इंडिकेटिव है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है। ये बच्चों एमसीक्यू है आपका, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन इज इंडिकेटिव ऑफ ओव्यूलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास oogenesis। oogenesis क्या होता है, प्राइमरी oocyte बिगिन मियोसिस 1 ड्यूरिंग फीटल लाइफ। अब देखो अभी जब बच्चा माँ के पेट में है, फीमेल माँ के पेट में है, तब से ही उसकी मियोसिस 1 जो है ना वहां से स्टार्ट हो गई है प्राइमरी oocyte की, ठीक है। और ये कंप्लीट हुई है फर्स्ट मियोसिस जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, मतलब उसके मेंस्ट्रुएशन से पहले पहले तक, जो फर्स्ट पीरियड आते हैं उससे पहले पहले तक उसकी मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मियोसिस 1 इज अरेस्टेड, किसमें अरेस्ट होगी, इन प्रोफेज 1 फॉर years until ovulation। जब तक ये ओव्यूलेशन नहीं होती तब तक ये कहाँ रहेगा, एग जो है वो ओव्यूलेट होंगे तो एक एग या 2 एग या 3 एग जितने भी मतलब आ रहे हैं बाहर, ठीक है, सिर्फ वो ओव्यूलेट होंगे, बाकी जितने भी हैं वो स्टोर रहेंगे इन मियोसिस 1, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 2 इज अरेस्टेड इन किसमें, मेटाफेज 2 के अंदर अनटिल फर्टिलाइजेशन। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो ये आगे बढ़ेगा, वरना मियोसिस 2 के मेटाफेज के अंदर ये अरेस्ट हो जाता है। इसे आप क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। अगर तो फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती विद इन 1 डे, फिर आपका ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, डीजनरेट कर देगा। देखो ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte में क्या हो रहा है बच्चों, मियोसिस कौन सी है, Meiosis 1, Meiosis मियोसिस 1, 1। अरेस्ट किस में हो रहा है, ये diplotin stage of prophase. प्रोफेज में, ठीक है। अच्छा, और जो मियोसिस 2 है वो कौन सी फेज में आके अरेस्ट हो रहा है, Metaphase. मेटाफेज में। ये दोनों आपके एमसीक्यू है, बिफोर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन, अनटिल फर्टिलाइजेशन। इन बातों को गौर से देखना है। मैम अनटिल वो ओव्यूलेशन, जब तक डिप्लोटिन ओव्यूलेशन फेज नहीं ऑफ होती तब प्रोफेज तक 1 होती है ना, डिप्लोटिन फेज हाँ, ऑफ डिप्लोटिन प्रोफेज Yes. 1। फेज ऑफ प्रोफेज 1 होती है। अब मुझे बताओ, अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई, उससे पहले पहले कौन से फेज में, Meiosis, मैम क्या ओवुलेशन नहीं प्रोफेज हुई 1 है, में, तो प्रोफेज फेज 1 में। होगा ना मैम। प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में, उसके प्रोफेज 1 में। अच्छा ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मेटाफेज 2 सेकेंडरी oocyte होगा मेटाफेज। मेटाफेज में, मियोसिस 2 के मेटाफेज में मेटाफेज होगा में। मैडम, और हम ओ साइड को क्या कहेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी हो सेकेंडरी ओवरसाइट। ये दोनों आते हैं, ये एमसीक्यू में, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ठीक है। मैम ये डिप्लोटीन वाला क्या है, ये समझ नहीं आता, डिप्लोटीन की जो फेजेस होती हैं। ये उन्होंने बताया हुआ है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज, मतलब डिप्लोटीन के अंदर फर्दर सब डिवीजन है प्रोफेज 1, ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्लोटीन नहीं दी हुई, आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए प्रोफेज, वो फिर फर्दर आप जब गायनी करेंगे ना, अगर तो आप गायनी की हैं तो फिर उसमें मैं बता दूंगी, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। वो ये है कि डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 है, उसकी फिर फर्दर स्टेज है, सब स्टेज है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर रप्चर, सेकेंडरी oocyte रिलीज, कास्ड बाय, किसकी वजह से होगा, फॉलिकल रप्चर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज की वजह से एट मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। ईस्ट्रोजन नॉर्मली इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को, बट हाई ईस्ट्रोजन एट मिड साइकिल ट्रांजिएंटली स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग रिलीज को, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता है और ओव्यूलेशन होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ओव्यूलेशन कब होती है, तो एट द टाइम ऑफ एलएच सर सर्च। एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा या कम होगा,
ज्यादा हो जाएगा। बढ़ेगा मैम। ज्यादा हो जाएगा। अब इसी को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को की रिलीज को स्टिमुलेट कौन कराता है? हाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। हाई ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने क्या करना है? स्टिमुलेट कराना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को। उसकी वजह से क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ईस्ट्रोजन ने क्या करना होता है? इनहिबिट करना होता है किसे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को। लेकिन ड्यूरिंग टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इसने क्या करना है? इंक्रीज कर देना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को, जिसकी वजह से सर्ज कर होता है। अच्छा, मैम एक ये है चीज आपका इंपॉर्टेंट बताइएगा, एमसीक्यू। मिटल शिमर्स। जी। मैम एक चीज बताइएगा, जो ये है सेकेंडरी oocyte जो हमारा है, ये सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH या FSH? सेकेंडरी oocyte जो है वो एलएच करा रहा है या एफएसएच करा रहा है, ये पूछ रही जी हैं आप? मैम, क्योंकि ये मैम फर्स्ट एड में FSH क्यों आ जाएगा मैम? LH लिखा हुआ है ना, लेकिन रफी में उन्होंने FSH लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो ये यहाँ पे जितना मेरे भी हम ख्याल पढ़ से रहे तो एलएच होना चाहिए। मैम एलएच नहीं होना वो चाहिए। ऐसे होता है ना, मैम LH कैसे होगा? स्टिमुलेट तो वही करेगा ना मैम, FSH। मतलब मैम हमने जितनी भी स्टिमुलेट। थ्योरी पढ़ी है ना, कहीं पे भी FSH का जिक्र नहीं होता ना, लेकिन रफी में दोनों जगहों पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH ना। और यहाँ पर भी LH है, BRS में भी LH लिखा हुआ है। मेरे एलएच ख्याल आई से तो थिंक एलएच एफएसएच के दोनों साथ हो जाना सकते चाहिए, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। हैं, जी लेकिन मेनली जो आपका जी सर्च अकर हो रहा है ना, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte क्या है? पहले तो ये देखो सेकेंडरी oocyte क्या है। ओव्यूलेशन के आफ्टर बाद। ओवुलेशन ही वो बना जी, एलएच सर्च ही बनता है इसका वैसे। आफ्टर सर्च ही बनता है मैम, ओव्यूलेशन क्योंकि बनता है ना, तो एलएच सर्च ही बनेगा। जी मैम, जब तक जी LH नहीं आएगा तब तक वो होगी नहीं, तो ओव्यूलेशन नहीं होगी ना, तो FSH का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। नहीं नहीं, एफएसएच का रोल अच्छा, है। नहीं मतलब है, लेकिन नहीं, मेन तो LH ही है ना, मतलब जब तक आपका वो ऊपर। पढ़ना नहीं खत्म करते हैं। देखो, एफएसएच, मुझे ये बताओ, मीनोपास के बाद एफएसएच क्या होता है? कम हो जाता है। नहीं, दोनों इंक्रीज अल्लाह होगा। के बंदो, मीनोपास के बाद इंक्रीज हो जाता है आपका एफएसएच। ठीक है। अब एफएसएच अगर इंक्रीज हो गया, क्या ये सेकेंडरी oocyte तब बनाएगा? तब तो नहीं बनाता, तब तो इसका कोई काम ही नहीं होता oocyte के ऊपर, सारा कुछ खत्म हो चुका होता है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एफएसएच का oocyte के ऊपर काम हो। उस वक्त जो है आपका एफएसएच जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होता है, लेकिन वो oocyte के ऊपर काम नहीं करता। मेरे ख्याल से तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज ही होना चाहिए। मैम ये LH ही है, क्योंकि इसी के रिसेप्टर्स उसके ऊपर पड़े होते हैं। जी मैम, रिसेप्टर भी उसी के होते हैं ना जो। ठीक है। अच्छा चलो, अब मेटल शिमर्स का क्या होता है? ये पेन है, साइक्लिक पेन है। ठीक है, ये हमारे हमारे टाइम पे ये एमसीक्यू आया हुआ था। पेन विद ओव्यूलेशन, जैसी ओव्यूलेशन होती है तब क्या होता है? पेन होता है एसोसिएटेड विद पेरिटोनियल। होता क्यों है? जब तब पेरिटोनियल इरिटेशन होती है विद नॉर्मल ब्लीडिंग अपॉन फॉलिकुलर रप्चर। ठीक है, फॉलिकल रप्चर हुआ, नॉर्मल ब्लीडिंग हुई, और क्या हुआ? पेरिटोनियल इरिटेशन हुई। टिपिकली यूनिलैटरल एंड माइल्ड। ठीक है, मेनली ये जो है वो राइट साइड पे होता है, जो कि मिमिक करता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस को। बस इतना याद रखो, साइक्लिक जो पेन होता है वो, उसे आप क्या कह रहे हैं? मिटल शिमर्स कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो ओवेरियन साइकिल आ रहा है, एक यूट्राइन साइकिल आ रहा है। अब ओवेरियन साइकिल में एक चीज चल रही है, उसके साथ साथ यूट्राइन साइकिल में एक चीज चल रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? रेगुलर साइक्लिक चेंज पीरियोडिकली preparing the female reproductive system for the fertilization and pregnancy। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, किसकी वजह से? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके दो फेजेस हैं, कौन कौन से? एक साइक्लिक ओवेरियन साइकिल है, एक यूट्राइन साइकिल है। अब एट द स्पॉट ये दोनों चीजें चल रही होती हैं। अगर ओवेरियन साइकिल में एक साइकिल चल रहा है, एक फेज चल रहा है, उसी तरह ही आपका जो यूट्राइन साइकिल है उसमें एक फेज चल रहा होता है। अब इसे याद रखना कि ओवेरियन में दो फेजेस होते हैं, एक है फोलिकुलर फेज और दूसरा है ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज के अंदर क्या हो रहा है? फोलिकल की, अब उसका नाम ही बता रहा है, फोलिकल में क्या होगा? फोलिकल की डेवलपमेंट होगी। ठीक है। लेटर स्टेज में स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट होता है बाय द एफएसएच। ठीक है, एफ से फोलिकुलर फेज, एफ से एफएसएच। ठीक है, और
कैन फ्लक्चुएट इन द लेंथ, ये मतलब फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि वो फीमेल का साइकिल जो है ना वो कभी 28 डेज का होता है, कभी 30 डेज का, कभी 32 डेज का, तो वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ के ऊपर, फॉलिकुलर फेज की। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को कार्पस ल्यूटियम से याद रखना है, ल्यूटियल का एल बड़ा कर लो, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलिकुलर रेमिनेंट स्टिमुलेटेड बाय, कौन स्टिमुलेट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लास्ट अ फिक्स 14 डे, ठीक है। 14 दिनों के लिए क्या रहेगा आपका? ये ल्यूटियल फेज रहेगा। अच्छा, यहाँ से भी वो हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है कि ल्यूटियल फेज ही है, क्योंकि बाद में जो है ना फॉलिकुलर फेज आपकी खत्म हो गई, फॉलिकुलर फेज में आपका एफएसएच आ रहा है, ठीक है। ल्यूटियल फेज में उसके बाद ही ओव्यूलेशन होती है ना एट 14 डे, तो क्या होगा आपका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ रहा है, वो जो पुराना आप क्वेश्चन कर रहे थे वो इसके साथ रिलेट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल में जब फॉलिकुलर स्टेज चल रही होती है आपकी ओवेरियन साइकिल में, उसी टाइम पे यूट्राइन फेज चल रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन फेज हो रही है जिसमें एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होगी, और इस एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट कैसे होती है? बाय द ईस्ट्रोजन। हमने ऊपर पढ़ा कि ईस्ट्रोजन ने क्या करना है? एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट करनी है। अच्छा, जब ल्यूटियल फेज आपकी ओवरी में चल रही होती है, एट दैट टाइम सेक्रेटरी फेज कहाँ चल रही होती है? यूट्रस के अंदर चल रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन स्टिमुलेटेड बाय। अब ये एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन और इम्प्लांटेशन कौन कराता है? प्रोजेस्टेरॉन कराता है। एंडोमेट्रियल थिकनिंग कौन कराता है? ईस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन है ना? नहीं प्रोलिफरेशन ईस्ट्रोजन। में वो सेक्रेटरी एंडोमेट्रियल बनाता है। ठीक एंडोमेट्रियम की, ये देखो, ठहरो एक मिनट, यहाँ देखो, ये दो फेजेस भी दिए हुए हैं, ये आपका ओवेरियन साइकिल है, ये आपका यूट्राइन साइकिल है, ठीक है। ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज चल रहा है और यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है? ये प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, ठीक है। अब फॉलिकुलर फेज किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर एस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। अल्लाह के बंदो, फॉलिकुलर फेज अंडर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हो गया। ठीक है। मैं आपको ओवरी का बता रही हूँ। अब अगर मैं यही यूट्राइन साइकिल में आ जाऊं तो यहाँ पे कौन सी चीज आएगी? ईस्ट्रोजन। समझ आई? इधर आ जाएगा मैं। एट द सेम टाइम ओवरी के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट कर रहा है, जबकि यूट्रस के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है? ईस्ट्रोजन एक्ट कर रहा है। ईस्ट्रोजन ने क्या करना है? यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है एंडोमेट्रियम की, थिकनेस को इंक्रीज करे जाना है, ठीक है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है? यहाँ पे फॉलिकल की डेवलपमेंट करानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा है? एल से ल्यूटियल फेज, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एट द सेम टाइम जब ल्यूटियल फेज आपकी ओवरी में चल रही है, तब आपकी यूट्रस के अंदर कौन सी फेज चल रही है? सेक्रेटरी फेज चल रही है। अब इस सेक्रेटरी फेज के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये फेज एंड होगी तो आखिर में क्या होगा? मेंसेस शुरू हो जाएंगे। समझ आई इस चीज की? नहीं, नहीं आई ना। प्राइमोर्डियल थोड़ी फॉलिकल, हाँ मैं इलेबोरेट कर देती हूँ हाइपोथैलेमस से क्या आया? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? एफएसएच और एलएच को रिलीज किया। यहां तक समझ आ गई? अब ये जो एफएसएच और एलएच है, इन्होंने आखिर कहीं ना कहीं जाके एक्ट करना है ना, तो ये एफएसएच और एलएच आ जाते हैं इस ओवरी के पास, ठीक है। ओवरी में दो चीजें चल रही हैं, एक आपका फॉलिकुलर स्टेज चल रही है, एक आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाली स्टेज चल रही है, ठीक है। ल्यूटियल फेज जिसे आप कह रहे हो। अब जो फॉलिकुलर फेज है उसमें क्या होगा? अपना ही नाम बता रहा है, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब फॉलिकल की डेवलपमेंट कौन कराएगा? हार्मोन कौन सा होगा? एफएसएच, FSH अपने ही नाम वाला, ठीक है। एफएसएच ने फॉलिकल की डेवलपमेंट करा दी, कहाँ पे? ओवरी में। उसी टाइम पे जब ये एफएसएच ओवरी के ऊपर काम कर रहा होता है, उसी टाइम पे हमारी यूट्रस को भी तो प्रिपेयर करना है ना,
तो यूट्रस को कौन प्रिपेयर करता है? ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ठीक है, ईस्ट्रोजन ने क्या करना है यूट्रस में? प्रोलिफरेट करवाना है। थिकनिंग ज्यादा करनी है एंडोमेट्रियम। थिकनिंग करनी है, थिकनिंग ज्यादा करनी है, थिक करना है, ताकि अगर एम्ब्रियो बनता है तो वो यहाँ पे आके स्टे करेगा, तो उसके लिए बेड तो बनाना चाहिए ना, तो इसी वजह से वो थिकनिंग करता है। ठीक है, अच्छा, फॉलिकुलर फेज हो गई, उसके बाद है आपकी ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में बताओ, ल्यूटियल, एल से ल्यूटियल फेज है, तो एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा? ल्यूटियल फेज के ऊपर एक्ट करेगा। कौन सा साइकिल चल रहा है? ये ओवेरियन साइकिल चल रहा है। एट द सेम टाइम आपकी जो यूट्रस है उसमें कौन सा साइकिल चल रहा है? कौन सी फेज चल रही है? सेक्रेटरी में सेक्रेटरी फेज चल रही है। ठीक है, सेक्रेटरी फेज के ऊपर कौन एक्ट करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? मैम एंडोमेट्रियम पे प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम को क्या करता है? मैम उसकी लाइनिंग को मेंटेन करता है, जी मतलब मैम वो सब मेंटेन करके रखता है जो। लाइनिंग को फिफ्टी फेज मेंटेन में करता है। करता ठीक है। है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फिर शेडिंग की तरफ चला जाएगा। जब शेडिंग की तरफ जाएगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा। बस इतनी सी बात थी, इससे पता नहीं क्या। अच्छे से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ आ रही है कि क्या होता है इन दोनों में। अभी थोड़ी बहुत समझ आ गई है, जब आप खुद पढ़ोगे ना तो फिर ज्यादा वाली आ जाएगी। फिर नहीं आई तो हम अगली दफा फिर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये भी ना हम उधर से पढ़ेंगे, नसीम शहजाद में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर डेवलपिंग फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम कैसे बन रहा है और क्या क्या हो रहा है, ये वहां पे बहुत अच्छे साइकिल दिए हुए हैं। ये जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना कंप्लीट डिटेल से तो वहां पढ़ेंगे। अच्छा देखो, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, ठीक है, या तो मेंस्ट्रुएशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, या इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, या उसकी रेगुलरिटी में मसला आ रहा है। ठीक है, या फिर क्या हो रहा है? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब साइकिल आपका 28 डेज का नहीं रहता, अब 15 डेज बाद फिर से पीरियड शुरू हो जाते हैं। ये क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब यहाँ पे इन्होंने बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टर्म्स सच एज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जैसे हम लोग लिखते होते हैं डायग्नोसिस में कि मेनोरेजिया है, मेटोरेजिया है, पोली मेनोरेजिया है, या ओलिगोमेनोरेजिया है, तो कह रहे हैं कि अब ये टर्म्स ना रिकमेंडेड नहीं है। ये वैसे मैंने आज पढ़ा था यहाँ पे। अच्छा, काज क्या है हमारे पास? काज हो सकती है कि कोई पोलिप होगा, कोई एडिनोमायोसिस हो सकता है, लियोमायोमा हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, कोई नॉन स्ट्रक्चरल जैसे कोगुलोपैथी हो सकती है, ओव्यूलेटरी काज हो सकती है, एंडोमेट्रियल काज हो सकती है, कोई iatrogenic काज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी अननोन काज जो अभी हमें मालूम नहीं। इन सब की वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। अब है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन मोस्ट कॉमनली अकर, ये आपका एमसीक्यू है कि फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ पे अकर होती है? इन द अपर एंड ऑफ द फॉल्लोपियन ट्यूब। ठीक है, दी एम्पुला अकर विद इन द 1 डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले दिन ही। ठीक है, उसके बाद इम्प्लांटेशन कब होती है? एट 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही थी कि इम्प्लांट कब होता है, तो वो 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट होता है। उसके बाद क्या होगा? सेंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। अब मुझे जल्दी से बताओ, सेंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर थी कि आउटर लेयर थी? आउटर लेयर। आउटर लेयर। लेयर और ये क्या सेक्रेट करती है? HCG HCG सेक्रेट करती है। ठीक हार्मोन्स। है, विच इज डिटेक्टेबल, जो कि डिटेक्टेबल है इन ब्लड एट फर्स्ट वीक। अगर फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप डेवलप वो टेस्ट कराते हो ना इसका ब्लड का, तो आपको पता चलेगा कि HCG बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही HCG यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से देखना है, ठीक है, तो आफ्टर आपको 10 days 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, 2 वीक। और ये आपका एमसीक्यू आता है विद इन 1 वीक इन ब्लड। 14 दिन भी आता है, बल्कि आपकी जो न्यू बुक्स है उसमें 10 to 14 वीक्स भी लिखा हुआ था, 10 to 14 डेज लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो हो या फिर 2 वीक हो, तो आपने उस पे
क्लिक करना है, ये डेवलपमेंट। हाँ, मुझे ये बताओ एम्ब्रियोनिक एज कौन सी है भला? मैम फ्रॉम टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन से जो ऑनवर्ड्स हो। हाँ, एम्ब्रियोनिक आपने तब से कैलकुलेट करनी है जब से टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जबकि जो गेस्टेशनल एज है वो आपने कब से कैलकुलेट करनी है? जब मेंसेस का पहला दिन था, मतलब अभी पीरियड्स आए तो उसका जो पहला दिन था तब से आपने कैलकुलेट करना है टिल जब वो बंदी आपके पास प्रेजेंट की है, आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। वो होगी आपकी गेस्टेशनल एज, ये लिखी हुई है गेस्टेशनल एज, टाइम सिंस फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और क्लिनिकली हम जो यूज कर रहे होते हैं ना ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, तो हम क्या करते हैं ये गेस्टेशनल एज से जो भी वोमेन आती है हम उससे पूछते हैं भाई आपका मेंसेस का पहला दिन कौन सा था, तारीख बताओ, उससे हम ईडीडी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेविडा क्या होता है, पैरा क्या होता है? मैम ग्रेविटा है कि कितनी दफा उसने कंसीव किया, मतलब प्रेगनेंसी हुई, और पैरा के लाइव बर्थ कितनी है। वेरी गुड। ग्रेविडा जितनी बार आपने कंसीव किया, पैरा मतलब जितनी लाइव बर्थ आपके पास है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ एक औरत है उसके ना 5 दफा उसने कंसीव किए और 2 जिंदा बच्चे उसके पास हैं, एक की डेथ हो गई है, एक एबॉर्ट हो गया था, तो ग्रेविडा पैरा कैलकुलेट करो। मैडम जो जी होगा वो 5 हुआ, पी 2, और जो एक हुआ है वो 1। अबॉर्शन कितने महीनों में हुआ था? 5 पैरा 2 + 1 और अबॉर्शन अबॉर्शन 1। समझ लो उसका 5th मंथ में हुआ। गुड। अच्छा, इसमें देखो प्लेसेंटल हार्मोन सेक्रीशन जनरली इंक्रीज ओवर कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी बट HCG पीक एट, कब पीक पे होती है? 8 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हर चीज आपकी इधर उधर हो रही होती है। आफ्टर लोड कम, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, प्लेसेंटल परफोरेशन परफियन वो इंक्रीज करती है और इंक्रीज होता है हार्ट रेट, ठीक है। पेरिफेरल एडिमा, देखा है ना अक्सर औरतें प्रेगनेंसी में मोटी मोटी सी होती हैं पेरिफेरल एडिमा की वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास एंडोक्राइन में क्या होगा? इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड सेक्रीशन, इंक्रीज लिपोलाइसिस होगी और फैट यूटिलाइजेशन। बच्चों 1 मिनट। अच्छा देखो, लिपोलाइसिस इंक्रीज फैट यूटिलाइजेशन टू प्रिजर्व ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फॉर द फीटस, ठीक है। और पिट्यूटरी की भी इनलार्जमेंट हो जाती है, इंक्रीज टोटल बाइंडिंग ग्लोबुलिन और सीबीजी, ये सारा कुछ मतलब इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल में भी देखो, हिमेटोलॉजिकल जो है उसमें भी, और मसल में इन्होंने एक नाम लिखा हुआ है लॉर्डोसिस, इसका क्या मतलब है? मैम ये जो कर्व आ जाता है आपका मैडम स्पाइनल जो कॉर्ड में, कर्व स्ट्रेट हो जाता है मैम। हाँ, लंबर एरिया में अंदर की तरफ कर्व आ जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, तो ये अंदर की तरफ ये वाला जो कर्व है इस चीज को हम क्या कह रहे हैं? लॉर्डोसिस कह रहे हैं। अच्छा, स्किन में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, रीनल में कर्व ज्यादा जी, हो जाती है या जो वो कम हो जाता है इसमें? जो आपका वो है ना लंबर एरिया उसमें कर्व ज्यादा हम्म। हो जाता है, लंबर में अंदर की तरफ कर्व मैडम होता है क्योंकि पेट को नहीं बाहर की तरफ हमने आना पढ़ा होता है था ना। ना कि बैक मसल स्पाज में ये हो जाता है, इसको स्ट्रेट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा? आप वो प्रेगनेंसी वाली पिक्चर जहन में लाओ, हम्म। देखो उसमें औरत ने वो क्या करती है, कैसे चलती है? कमर पे हाथ रख के पेट को आगे की तरफ हम्म। करके, जब पेट आगे की तरफ होगा तो आपका लंबर रीजन अंदर की तरफ नहीं जाएगा। Yes, ma'am. स्किन में भी हाँ ऐसे ही होता है। अब वो तो अब नॉर्मल सबकी देखी हुई बात है। अच्छा देखो, स्किन में क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, रीनल में भी वेजो डायलेशन है, इंक्रीज रीनल प्लाज्मा फ्लो है, जीएफआर बढ़ जाएगी, बर्न कम हो जाता है और क्रेट वगैरह, ठीक है।
और रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाली है वो ये रेस्पिरेटरी वाली है। रेस्पिरेटरी में आपका एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है। ये मेरा जो पेपर था पेपर 2 उसका आखिरी आखिरी एमसीक्यू था। रेस्पिरेटरी कौन सी चेंजिंग्स आती हैं फीमेल के अंदर, इसका किसी को आता है वो सीक्वेंस? जो सीक्वेंस मुझे जी FRC 10 FEV1 FEC। डिक्रीज हाँ हो जाता है इसके क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है, तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन डिक्रीज FeV1 ओवर FeC। फिर और फिर टाइडल वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी सेम रहती है। अब डॉक्टर नुब्रा ने बताया था कि हम लोग प्रेफर ना फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को करेंगे, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसको नहीं करेंगे हम लोग, इसको करेंगे फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को, अगर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हुए तो। अच्छा, लेकिन कार्बन मेरी डाइऑक्साइड बारी के पे बाद वही होगा, उसके बाद FEV1 FEC होगा। अच्छा मेरी बारी पे तो यही वाला सीक्वेंस फॉलो किया हुआ था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड FeV1 ओवर FeC, उसके बाद FRC और फिर फर्दर आगे। अगर आपने मतलब ये कहीं पे देखा है करेक्ट हुआ तो फिर बेशक ये फॉलो कर लो, लेकिन एक दफा देख लेना कि करेक्ट है कौन से वाला। मैंने जो किया था वो यही फॉलो किया था। क्या FeV1 FeC और फिर बाद में FRC? हाँ हाँ, बाद में FRC। मेरे पास भी वही है, सही। यस मैम, मैम मेरे ये पास भी वही है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, FEV1 हम्म FEC डिक्रीज, FRC डिक्रीज। जी जी इंक्रीज टीबी, हम टीबी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं टीवी टीवी टीवी। टाइप। अच्छा बच्चों आगे देखो, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। अब HCG का सोर्स कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ था उसमें MS के पेपर में कि सोर्स क्या है HCG का, तो वो क्या है, सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसे मेंटेन करना होता है कार्पस ल्यूटियम को फॉर फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। ये MCQ आपका इसमें है रफीउल्ला में, कि 8 से 10 हफ्ते तक कौन मेंटेन करता है और आफ्टर 10 वीक कौन कर रहा है। 8 to 10 वीक तक जो है वो कौन करता है हमारे पास, प्रोड्यूस कौन कर रहा यस है, मैम, सेंसेशन कॉर्पस ट्रोफोब्लास्ट। ल्यूटियम से HCG कार्पस करवा रहा ल्यूटियम, होता हाँ है। ठीक है। अच्छा, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम फॉर फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन बाय एक्टिंग लाइक, कैसे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट इज कंप्लीट आफ्टर, कब कंप्लीट होती है, आफ्टर 8 to 10 वीक। उसके बाद जो है प्लेसेंटा अपना काम करना शुरू कर देता है, प्लेसेंटा ने सिंथेसाइज करना है ईस्ट्रायोल और प्रोजेस्टेरॉन को, और फिर ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, डीजनरेट कर देता है। अब MCQ यही आता है कि कार्पस ल्यूटियम ने कितना अरसे के लिए मेंटेन करना होता है, 8 से 10 हफ्ते के लिए। उसके बाद दस कौन साल ले से। लेता है ये जिम्मेदारी, प्लेसेंटा ले लेता है। प्लेसेंटा ने अपना ही ईस्ट्रायोल और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना होता है, और अब फर्दर इसी का काम है। यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी बिकॉज इट अपेयर अर्ली इन द यूरिन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हैज, ये जो हमारा HCG है इसके ना 2 यूनिट होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट होता है, एक बीटा सब यूनिट होता है। जो अल्फा सब यूनिट है वो उसमें क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, TSH। स्टेट ऑफ इंक्रीज HCG कैन कॉज हाइपरथायराइडिज्म, क्यों, क्योंकि वो एक्ट लाइक TSH कर रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका जो बीटा सब यूनिट है वो यूनिक है, ठीक है। इसी बीटा सब यूनिट को हम प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट कर रहे होते हैं। HCG इज इंक्रीज इन मल्टी फीटल गेस्टेशन, ठीक है। अगर फर्ज करो 2 हैं या 3 है एट द सेम टाइम जो वो हो रहे हैं फीटस, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, HCG इंक्रीज होगा। या फिर अगर हाइडिटी फॉर्म मोल है तो HCG इंक्रीज होगा, या फिर कोरियो कार्सिनोमा में एंड डाउन सिंड्रोम में। उसके अलावा HCG डिक्रीज कब होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, या फिर पटाउ सिंड्रोम, इन सब में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसे याद कैसे रखना है, CMH है ना, CMH वाले फीस ज्यादा लेते हैं, तो उससे याद रखो कि इंक्रीज HCG। C से क्या, कोरियोकार्सिनोमा। M से क्या है हमारे पास, मल्टी फीटल गेस्टेशन। और H से क्या है, हाइडिटी फॉर्म मोल। इन सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है HCG। डाउन का तो वैसे भी आपको पता है कि HCG इंक्रीज है, ठीक है। डिक्रीज कब होगा, जब आप पी करते हैं तो यूरिन
बाहर निकल जाता है तो डिक्रीज हो जाता है ना इन बॉडी, इन ब्लैडर, ठीक है। तो उससे याद रखो पी से पटाओ, और ई से क्या हुआ हमारे पास एडवर्ड, और ई से एक्टोपिक, इन सब में कम हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है ह्यूमन प्लेसेंटल। जी CMH को दोबारा रिपीट कर दें। सॉरी सी से, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोरियो सी से है कार्सिनोमा। कोरियो कार्सिनोमा, जी। एम। एम से मल्टी फीटल गेस्टेशन, जी। 8 से है हाइडिटी फॉर्म मोल। जी ठीक है, डाउन का थैंक वैसे सबको पता है कि उसमें इंक्रीज है। अच्छा उसके बाद है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है इसका दूसरा नाम क्या है, HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन। सोर्स क्या है इसका, इसका भी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है। काम क्या है, ये प्रोमोट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को टू सप्लाई ग्रोइंग फीटस विद ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। अच्छा जब बच्चों मुझे ये बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तब हम उसका करते होते हैं एपगार्ड स्कोर, अगर किसी ने पीड्स में काम किया हो तो क्या होता है एपगार्ड स्कोर, क्या होता है? ए से अपेरेंस, बच्चे की अपेरेंस देखनी है, पी से पल्स देखनी है, जी से ग्राइमिस देखनी है, ए से एक्टिविटी लेवल देखना है, आर से रेस्पिरेशन देखनी है, ठीक है। टोटल स्कोर कितना होता है हमारे पास 10 होता है। अगर 10 आउट ऑफ 10 है तो इसका मतलब बच्चा आपका हेल्दी एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 7 है तो क्या होगा, इस बच्चे में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अब देखो, अगर तो बच्चा पिंक है, पल्स रेट ग्रेटर देन 100 है, क्राई बच्चे की अच्छी है, एक्टिव मूव कर रहा है, स्ट्रांगली मतलब उसकी क्राई है, तो क्या होगा हमारे पास स्कोर जो है हर एक में 2 2 स्कोर्स हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्कोर 1 आपने कब देना है, जब एक्सट्रीमिटी ब्लू हो लेकिन ट्रंक बच्चे का पिंक हो, पल्स उसमें लेस देन 100, ग्राइमिस आर वीक क्राई, एक्टिविटी उसमें आर्म या लेग फ्लेक्स्ड होने चाहिए, और रेस्पिरेशन में क्या होता है स्लो या फिर इरेगुलर हो। और 0 स्कोर आपने कब देना है, जब पूरे का पूरा नीला हो बच्चा, ठीक है, उसमें कोई पल्स ना हो, कोई रिस्पॉन्स ना हो, कोई मूवमेंट शो ना करे, कोई ब्रेथ ना हो, तो ये क्या है स्कोर 0 है। अच्छा असेसमेंट ऑफ न्यू बोर्न वाइटल, ये सारा वाइटल है, आपने विद इन 1 to 5 मिनट में ये सारी एपगार स्कोरिंग करनी होती है। अगर तो एपगार लेस देन 7 हो गया तो फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। न्यूनेटल बर्थ वेट, नॉर्मल कितना होता है न्यूनेट का बर्थ वेट? 2.5 से प्लस होता है। हाँ जी 2.5 क्या ग्राम, किलोग्राम नहीं मैम, ग्राम। है, मैम 2.5 केजी। ग्राम, 2.5 केजी का बता रहा हूँ मैम, 2.5 केजी। 2.5 kg, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बताया, लो बर्थ वेट, अगर आपने मेंशन करना है तो बर्थ पे वेट कितना होगा, लेस देन 2500 ग्राम, ठीक है। हाई बर्थ वेट कब कहेंगे, जब ग्रेटर देन 4000 ग्राम होगा। और रिस्क फैक्टर क्या है लो बर्थ वेट में, प्रीमेच्योरिटी और GFR, सॉरी FGR, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। और जो हाई बर्थ वेट है उसमें क्या होगा, फीटल कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जेनेटिक हो सकता है, या मदर के अंदर ओबेसिटी होगी और डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है और मॉर्बिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है लो बर्थ में। हाई बर्थ में मेन जो चीज होती है वो फीटल ट्रॉमा या फिर मेटरनल ट्रॉमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फीटस के अंदर क्या होगा, शोल्डर डिस्टोशिया होना शुरू हो जाता है। अच्छा अब है लेक्टेशन। लेक्टेशन का वैसे मेनली चंक जो है ना हमने कवर कर लिया। आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, रैपिड डिक्रीज होता है आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से इनहिबिटरी जो सिग्नल जा रहे थे प्रोलैक्टिन को कि भाई अभी तुमने काम नहीं करना, वो खत्म हो गए। अब प्रोलैक्टिन ने अपना काम शुरू करना है। उससे क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन। Suckling is required to maintain milk production and ejection, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन के लिए अहम चीज क्या है, अगर उसमें ऑप्शन हो प्रोलैक्टिन का, ऑक्सीटोसिन का, LH FSH ये सब, और सिकलिंग का दिया हो तो आपने सिकलिंग को चूज करना है, ये MCQ है आपका, ठीक है। सिंस इंक्रीज नाउ स्टिमुलेशन,
क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को। अब प्रोलैक्टिन का क्या काम है, प्रोलैक्टिन ने इंड्यूस करना है और मेंटेन करना है लैक्टेशन को एंड डिक्रीज रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इस दौरान किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन ने क्या करना है, डिक्रीज करना है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये असिस्ट करता है इन मिल्क डाउन मिल्क लेट डाउन, आल्सो प्रोमोट यूट्राइन कंट्रैक्शन। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क इज आइडियली न्यूट्रिशन, अच्छा फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क था फर्स्ट 4 days में, उसका क्या नाम था, क्लोस्ट्रम। क्वेश्चन मैम, ये क्लोस्ट्रम, ठीक है। मैम जो लफ्ज लेट डाउन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, प्रोडक्शन या रिलीज करवाना? रिलीज कराना, मिल्क लेट डाउन है ना, लेट डाउन ठीक है। मतलब रिलीज कराना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास न्यूट्रिशन होती है लेस देन 6 month ओल्ड चाइल्ड के लिए, फुली न्यूट्रिशन इसमें मौजूद होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी होंगे जो कि इसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी ब्रेस्ट मिल्क में, IgA। वेरी गुड। इसके अलावा एडल्ट में आईजीए कहाँ प्रोड्यूस होता है, हाँ पायर पेचिस ऑफ इंटेस्टाइन, 2-3 दफा हमने रिपीट किया बच्चों, क्यों कंफ्यूज होके जवाब देते हो। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट। अच्छा, और क्या है, ब्रेस्ट मिल्क रिड्यूस इन्फेंट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ चाइल्ड टू डेवलप एस्थमा, एलर्जी, डायबिटीज मेलाइटस या ओबेसिटी, ठीक है। अब गाइडलाइन रिकमेंडेड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड इन्फेंट गेट विटामिन डी और आयरन के सप्लीमेंट भी उसे मिल रहे होते हैं थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड। तो ब्रेस्ट फीडिंग डोनेट मिल्क, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। दोनों के रिस्क को डिक्रीज करेगी, ब्रेस्ट के भी और ओवरी के भी। नेक्स्ट है हमारे पास मीनोपास। मीनोपास की एज क्या है बच्चों, 45 to 55। 45 अब हाँ लेकिन आइडियली अब 45 नहीं है, आइडियली 51 ईयर इन्होंने कर दी हुई है, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, एमोनोरिया हम कहेंगे कब के अब एमोनोरिया हो चुका हुआ है, मोर देन 6 months जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। मोर देन 12 month जब आपका वो होगा मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, तो इसे क्या कहेंगे, मीनोपास कहेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, डिक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू एज लिंक डिक्लाइन इन नंबर ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। एवरेज एज क्या है हमारे पास 51 ईयर। और जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं उनमें जरा जल्दी हो जाता है। अब मीनोपास से पहले ना 4 से 5 साल पहले एबनॉर्मल साइकिल शुरू हो जाता है, साइकिल आपका नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन आफ्टर मीनोपास बिकम पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन, इंक्रीज एंड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होगा, हिस्टोटिज्म होता है। इंक्रीज एफएसएच स्पेसिफिक फॉर द मीनोपास, ये वो बात है जो मैं आपको बता रही थी कि मीनोपास पे क्या होता है, एफएसएच इंक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्योंकि होता है एफएसएच का, तो इसी वजह से क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से एफएसएच बढ़ जाएगा। हार्मोनल चेंजिंग्स क्या होती हैं फीमेल में, ये एमसीक्यू है आपका। ईस्ट्रोजन कम, एफएसएच ज्यादा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा, लेकिन गौर करो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से एफएसएच ज्यादा है, ठीक है। और इंक्रीज डीएनआरएच। अब इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, ये क्या क्या काज करेगा, सबसे पहले तो हॉट फ्लैशेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा वेजाइना की एट्रोफी हो जाएगी, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है। इसी वजह से बुढ़ी औरतें कहती हैं कि हमें नींद नहीं आती सही तरह से। मीनोपास बिफोर एज 40, तो उसका क्या काज है कि प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, या मे अकर इन फीमेल हु हैव रिसीव कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडायोन, ठीक है। अब इसमें पोटेंसी, एक मिनट बच्चों, सामने को
अच्छा, देखें डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, अभी इसकी पोटेंसी देखें। पोटेंसी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा है देन टेस्टोस्टेरोन, देन आपका आता है एंड्रोस्टेनिडायोन। ठीक है, अब इसमें है क्या, सोर्स क्या है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, टेस्टिस से। और एंड्रोस्टेनिडायोन, एंड्रो ए और डी को गौर से देखो तो उससे याद रखो एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, इसने डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडिडमस वास डेफरेंट सेमिनल वेसिकल करानी है एक्सेप्ट प्रोस्टेट। और ग्रोथ स्पर्ट मतलब पीनस की, सेमिनल वेसिकल की, स्पर्म की, मसल्स की और आरबीसीज की। इसी वजह से जो आरबीसी होता है मेल में वो ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डीपनिंग ऑफ वॉइस, क्लोजिंग ऑफ द एपिफाइजियल प्लेट वाया ईस्ट्रोजन कन्वर्टिंग फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन और फिर लिबिडो। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इसका अर्ली फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ पीनस, क्रोटम और प्रोस्टेट कराता है। लेट फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट की ग्रोथ, बाल्टिंग और सिबिशियस ग्लैंड की एक्टिविटी कराता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट किया जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की में किसकी मौजूदगी में, 5 अल्फा रिडक्टेज की मौजूदगी में, which inhibit the which is inhibit by finasteride in male में क्या होता है, एंड्रोजन आर कन्वर्टेड टू ईस्ट्रोजन बाय एरोमाटेज। अब बच्चों मुझे ड्रग का नाम बताओ जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। finasteride, aromatase, Absolutely. फिनेस्ट्राइड। अच्छा ठीक है, आगे है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीराइड यूज, उससे क्या होगा, इंक्रीज फ्री फैट मास, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सस्पेक्टेड इन मेल हु प्रेजेंट विद द चेंज इन बिहेवियर, जैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव मेल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, साथ में एक्नी होगी, गायनिकोमेस्टिया होगा, एरिथ्रोसाइटोसिस होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, स्मॉल टेस्टिस होंगी। एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस की इनहिबिशन कर देने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन और डिक्रीज हो जाएगा टेस्टिकुलर साइज, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। फीमेल में प्रेजेंट विद विरियलाइजेशन, जैसे उसमें हिस्टोटिज्म हो सकता है, एक्नी हो सकता है, ब्रेस्ट की एट्रोफी हो सकती है और मेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो है ना स्टीराइड यूज वाला, ये ना भी याद रखो तो कोई बात नहीं, बस आपको इसकी पोटेंसी का पता होना चाहिए, ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इनमें। टेनर स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में नो सेक्सुअल हेयर, फ्लैट अपीयरेंस ऑफ द चेस्ट, और फीमेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ रेज निपल होती हैं इन द फीमेल। ठीक है, ये क्या है, प्री प्यूबर्टल है। उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेज 2। स्टेज 2 में दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, प्यूबिक हेयर अपीयरेंस स्टार्ट हो गई, इसे आप क्या कहते हैं, प्यूबार्की। उसके बाद है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट इन द मेल, ठीक है, और बड डेवलपमेंट होंगे, ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट होंगे फीमेल के अंदर, इसे क्या कह रहे हैं, थिलार्की। कब होती है ये, 8 से 11 11.5 साल की उम्र में। उसके बाद है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, कोर्सिंग ऑफ प्यूबिक हेयर, दोनों में, मेल में भी फीमेल में भी। पीनस का साइज इंक्रीज करेगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी इन द मेल, और फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होंगे। 11.5 से 13 साल की उम्र में ये होता है। उसके बाद है स्टेज 4। स्टेज 4 में कोर्स हेयर अक्रॉस द प्यूबिस होगा। स्पैरिंग थाई, इसका क्या मतलब है, स्पैरिंग थाई का, थाई के अलावा हाँ, थाई की को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, दोनों में, मेल में भी फीमेल में। और मेल में क्या होगा, पीनस की विड्थ और ग्लैंड्स इंक्रीज होगा, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट, रेज्ड एरियोला, और साथ में माउंट ऑन माउंट। ये सारा कुछ किस में हो रहा है, फीमेल के अंदर हो रहा है। उसमें क्या है, हमारे पास 13 टू 15 ईयर की एज में ये सब हो रहा है। स्टेज 5। स्टेज 5 में कोर्स ईयर अक्रॉस द प्यूबिक एंड मीडियल थाई, अब थाई को भी इन्वॉल्व करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, दोनों में, मेल में भी फीमेल में भी। अब मेल में क्या कर रहे हैं, पीनस और टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, इनलार्ज टू द एडल्ट साइज, और फीमेल में भी ब्रेस्ट की एडल्ट साइज तक इनलार्जमेंट होगी, और ये कब होती है, ग्रेटर देन 15 ईयर ऑफ एज में। अब आपके पास जो एमसीक्यू आते हैं वो कोर्स ईयर के साथ भी आते हैं, थिलार की, एड्रीनार की, मिनार की, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेज पे क्या क्या चीजें हो रही हैं।
ये सारे आपके एमसीक्यू हैं, अगर ये डायग्राम याद रखते हो तो एमसीक्यू हो जाएगा आपका। उसके बाद है प्रीशियस प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है, अपेरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, मतलब अभी बच्चा होता छोटा है, फीमेल है, लेस देन 8 ईयर, मतलब बिफोर 8 ईयर उसमें ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी जो प्यूबर्टी वाली होती हैं। अगर मेल है लेस देन 9 ईयर तो फिर उसमें ये सारी चीजें अगर आना शुरू हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, इंक्रीज सेक्स हार्मोन एक्सपोयर आर प्रोडक्शन, इंक्रीज हो जाएगी लीनियर ग्रोथ, सोमैटिक एंड स्केलेटल मेचुरेशन, प्री मेचुरेशन क्लोयर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट होगा जिसकी वजह से कद छोटा रह जाएगा, शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, टाइप इंक्लूड, इसमें दो तरह के हैं, सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है और पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। सेंट्रल में क्या होता है, इंक्रीज होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीशन, और काज क्या है इसकी, इडियोपैथिक है जिसका हमें पता ही नहीं है। मोस्ट कॉमन काज इसकी अर्ली एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस है और सीएनएस का ट्यूमर हो सकता है। जबकि पेरिफेरल में क्या होगा, पेरिफेरल में गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इंडिपेंडेंट है, ये इंक्रीज सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन और एक्सपोजर टू एक्सोजिनस सेक्स स्टीराइड। ठीक है, जिसमें कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, ईस्ट्रोजन सेक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर है जिसमें ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर आ जाता है या फिर लीडिंग सेल ट्यूमर आएगा। उसके बाद है डिलेड प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी डिले हो गई है तो एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आफ्टर एज ऑफ 13 ईयर इन फीमेल और 14 ईयर इन मेल के बाद। तो काज क्या हो सकते हैं, दो काज हो सकते हैं, या तो हाइपर गोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है या फिर हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। ठीक है, अब जो ये हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म है ये किस में होता है, काल मैन, काल हम कहते हैं ना हर चीज का काल पड़ गया है, कमी हो गई है, तो दोनों चीजें कम है। देखो गोनेडोट्रोफिन भी कम है और गोनेडिज्म हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, अच्छा ऊपर देखो हमारे पास हाइपर गोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, वो किस में होता है, क्लाइनफिल्टर में, टर्नर में और गोनेडल इंट्री में। जबकि हाइपो वाला किसमें है, कालमैन में और सीएनएस की लियन में। अब कालमैन सिंड्रोम में क्या होता है, कालमैन पढ़ा हुआ है बच्चों आपने? मैम अच्छा नहीं याद। नहीं पढ़ा, अच्छा देखो कालमैन सिंड्रोम में क्या होता है, इसे ना एनोजनिक से याद रखना है। ए से है एनोजमिया, लॉस और रिडक्शन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। एन से क्या है, नो मेंस्ट्रुएशन, प्राइमरी एमोनोरिया या फिर डिलेड एब्सेंट प्यूबर्टी ड्यू टू हाइपोगोनोडे, क्योंकि हाइपोगोनेडिज्म है ना उसकी वजह से। अच्छा उसके बाद है ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट इन मेल, सेक्स हार्मोन डेफिशिएंसी, लो लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन। उसके बाद है मिड लाइन डिफेक्ट जैसे क्लेफ्ट लिप या पैलेट हो सकता है। इनहेरिटेड क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफन एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट। और सी से क्या है, क्रिप्ट आर्चिडिज्म जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टीज होती हैं इन द मेल। अच्छा अनडिसेंडेड टेस्टीज की वजह से मेनली क्या होता है, क्या होता है बच्चों, टेस्टिकुलर प्रेगनेंसी। ट्यूमर। हाँ मेलिग्नेंसी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा बच्चों ये तो आपकी एनाटमी ये सारा मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे है आपकी पैथोलॉजी, इसमें क्लाइनफिल्टर टर्नर ये तो आपने किया हुआ है, ठीक है। और मैम आज एंड्रोजन रियो इन, का जी एमब्रियो नहीं थी उसमें स्केड्यूल में। प्लेसेंटल डिसऑर्डर, प्लेसेंटा, अच्छा नाम तो सबने सुना होगा, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा, प्रीविया। अक्सर हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमने नहीं डिलीवरी करानी इसकी, ये तो प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसे आगे रेफर करो, सुना होगा आपने। ठीक है, तो आज ये देखते हैं कि ये सारा कुछ होता क्या है। प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, इसमें क्या है हमारे पास, फॉर्मली कॉल्ड मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, एबनॉर्मल इन्वेजन होती है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की यूट्राइन वॉल के अंदर। रिस्क फैक्टर इसके क्या है, सी सेक्शन हो सकती है, यूट्राइन सर्जरी हो सकती है जैसे एरिया ऑफ यूट्राइन स्कारिंग और नॉर्मल डेसिडुलाइजेशन, प्लेसेंटा प्रीविया, इंक्रीज मेटरनल एज, मल्टीपैरिटी। ठीक है, ये सारा कुछ क्या करें, ये सारा कुछ प्लेसेंटा में एबनॉर्मेलिटी काज करें। अब ये देखो यहाँ पे जो पहली पहली पिक्चर शो कराई हुई है ना, ये है आपका नॉर्मल प्लेसेंटा, ये वाला सीरोजा अलहदा है, मायोमीटियम अलहदा है, एंडोमीटियम अलहदा है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो है ये प्लेसेंटा को शो करा रहा है, ये सारा प्लेसेंटा है। अब ये यहाँ पे तो हो गया नॉर्मल चीज, ठीक है, सारा कुछ देखो अलहदा अलहदा आपको शो कराया हुआ है नॉर्मल में। अब अगर होता है हमारे पास प्लेसेंटा
एक्रीटा, ए मतलब ऊपर, उसके ऊपर, ए ऊपर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये देखो ये प्लेसेंटा इस मायोमीट्रियम के ऊपर ऊपर तक, ये देखो यहाँ तक है, ठीक है। उसकी उसकी लाइन को उसने क्रॉस नहीं किया, दोनों बस आपस में मिल गए हैं, उसके ऊपर है। ये हो गया एक्रीटा। अब प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या है, अब इन का मतलब अंदर, इसका मतलब प्लेसेंटा अंदर की तरफ जा रहा है, देखो ये सारा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्लेसेंटा परक्रीटा, परक्रीटा का मतलब पार चला गया है, उस सारे मायोमीट्रम को पार करके अंदर चला गया, ये हो गया आपका परक्रीटा। डेफिनेशन नहीं भी याद रहती, इस डायग्राम से आपको चीजें याद रहेंगी। देखो, एक्रीटा अटैच टू मायोमीट्रियम इंस्टेड ऑफ ओवरलाइनिंग डेसिडुआ बेसिलिस विदाउट इन्वेडिंग, इन्वेजन नहीं करता। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, एक्रीटा होती है। उसके बाद है इनक्रीटा, इन मतलब इनटू, इनटू मायोमीट्रियम। परक्रीटा completely invade या perforate through the myometrium and serosa, sometime extended into the adjacent organ, जैसे आपका ब्लैडर या में चला जाता है, उससे क्या होगा, हीमाचूरिया काज होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, वेजा प्रीविया क्या है, और प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या है। अक्सर हम कहते हैं कि एब्रप्शन हो गई है, ठीक है, वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया का क्या मतलब है कि अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल ऑस है, ये है आपका प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे पढ़ा है, ये प्लेसेंटा पढ़ा हुआ है ना, अब ये है हमारी इंटरनल ऑस, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पूरा देखो इसने कवर किया हुआ है, खाली तो नहीं छोड़ा हुआ, यहाँ पे ये पूरा कवर करने को इसे क्या कह रहे हैं, प्रीविया कह रहे हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि ये जो अटैचमेंट है प्रीविया की, वो यहाँ हो जाती है 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, उससे भी ब्लीडिंग होगी, इसे हम क्या कह देते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा। अगर 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑस हो तो उसे क्या कहेंगे, लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है हमारे पास, प्रायर सी सेक्शन हुआ है या फिर मल्टीपैरिटी है, प्रेजेंट विद क्या होगा, इसकी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या है, लोकेटेड लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से, एक्सटर्नल ऑस से, बट नॉट कवरिंग, जो आपकी इंटरनल ऑस है उसे इसने कवर नहीं किया होता, ठीक है। इंटरनल ऑस, सॉरी मैं एक्सटर्नल बोले जा रही हूँ, इंटरनल ऑस से को इसने कवर नहीं किया होता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वाजा प्रीविया। वाजा मतलब वेसल, प्रीविया मतलब उसके आगे जो इंटरनल ऑस है उसके आगे, ठीक है। ये है हमारे पास इंटरनल ऑस, यहाँ पे ये जो वेसल्स हैं इन्होंने देखो कवर किया हुआ है, ये हो गया वाजा प्रीविया। प्लेसेंटा ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो इसके वेसल हैं ये उन्होंने कॉर्ड कवर ही है कर ना दिया मैम? इंटरनल वास्ते। हाँ हाँ, कॉर्ड ही है, कॉर्ड ही है, वेसल कॉर्ड ही है। अच्छा, मैडम ये क्या हो गया हमारे पास, जी। वो तो प्लेसेंटा के साथ लगी होती है, लेकिन इस पिक्चर में तो वो ऊपर रही है, नीचे आई हुई है। तो इसी वजह से तो ये एबनॉर्मल है, इसी वजह से तो हम इसे वैसा प्रीविया कह रहे हैं। प्लेसेंटा के साथ चिपकी थोड़ी होती है ये, अगर पूरा प्लेसेंटा है आपका, ये पूरा प्लेसेंटा है, उसके साथ ये कॉर्ड होती है ऐसे, जो बच्चे की तरफ जा रही होती है। डिलीवरी के बाद कभी देखा है प्लेसेंटा के साथ कॉर्ड जो लगा होता है, बच्चे के साथ जो कॉर्ड लगा होता है वहां से तो हम कट कर रहे होते हैं, ये ऐसे होता है जैसे एक बैलून को ना आप ऊपर से धागा बांध दो, इस तरह का होता है। अच्छा, फीटल वेसल रन ओवर या फिर अवे 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल लॉस होगा। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, विलामेंटस इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। इसमें इंसर्ट होता है ये या तो कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर, देन द प्लेसेंटा। इसमें फीटल वेसल जो है वो ट्रेवल करती हैं टू द प्लेसेंटा अनप्रोटेक्टेड, मतलब इसके अराउंड जो है ना वो व्हाइट वाली जेली नहीं होती, वाल्टन जेली जिसे आप कहते हैं, वो इस कॉर्ड के अराउंड नहीं होती, जिसकी वजह से ये फ्रेजाइल टू रप्चर होती हैं, यहाँ पे इंजरी होगी और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसे आप क्या कह रहे हैं, वैसा प्रीविया कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटल एब्रप्शन। एब्रप्शन में क्या होता है कि प्लेसेंटा बिफोर डिलीवरी अपनी जगह से हट जाता है, जहां पे अटैचमेंट उसकी होती है वहां से हट जाता है बिफोर डिलीवरी। प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा होती है, ये आपको दिखाई हुई है, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। और उससे क्या होगा, फ्रॉम द यूट्रस प्रायर टू फीटल डिलीवरी। रिस्क फैक्टर इसमें क्या है हमारे पास, मेटरनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्पशिया, स्मोकिंग, कोकेन यूज और एब्डोमिनल ट्रॉमा वगैरह।
प्रेजेंट विद द अब्रप्ट और पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ये आता है, कैन लीड टू मेटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक जिसमें हैमरेज हो जाएगा, या माँ कहाँ चली जाती है, डीआईसी में। ठीक है, और वैसे भी डीआईसी वाली बहुत कम ही बचती है। फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट है यूट्राइन रप्चर। फुल थिकनेस डिस्ट्रप्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल अगर हो जाए तो उससे क्या होगा, यूट्राइन रप्चर हो जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है कि पहले से कोई सी सेक्शन हुआ हुआ है। अक्सर ये होता है कि फर्स्ट सी सेक्शन करा के औरतें वेट करती हैं, मतलब सेकंड अगर प्रेगनेंसी है तो वो वेट कर रही होती हैं कि हो सकता है कि हमें दर्दें शुरू हो जाएं और हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो वो उसके चक्कर में ना उनका जो पुराना जो स्कार वाली जगह होती है वहां से रप्चर कर जाता है यूट्रस। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हमारे पास, सी सेक्शन की वजह से, क्योंकि पहले उसमें सी सेक्शन हुआ हुआ है, रप्चर हो गया। अच्छा, इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी और एब्डोमिनल ट्रॉमा प्रेजेंट विद द पेनफुल विजाइनल ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग पेनफुल होगी, फीटल हार्ट एबनॉर्मल हो जाता है जिसमें ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा, इजी पल्पेबल फीटल पार्ट, लॉस ऑफ द फीटल स्टेशन। स्टेशन होता है ना, आप पर विजाइनल जो है वो चेक कर रहे होते हो कि फीटस कौन से स्टेशन पे है। ठीक है, तो वो आपको फिर फील नहीं होता, मे बी लाइफ थ्रेटनिंग इन बोथ मदर एंड फीटस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, ये तो सबको पता है, इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी। चार इसके काजेज हैं, 4T से इसे याद रखना है, या तो यूट्राइन एटोनी हो गई है, यूट्रस की एटोनी। ठीक है, सॉफ्ट बोगी यूट्रस हो गया है। तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हो आप, यूट्राइन मसाज कर रहे होते हो बार बार और ऑक्सीटोसिन दे रहे होते हो ताकि कंट्रैक्शन हो। उसके अलावा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जैसे लैसिरेशन है, इंसिजन है, यूट्राइन रप्चर है। खास तौर पे ये जो देहाती औरतें होती हैं, डीएनसी कराती हैं दाइयों से, तो उनकी वजह से क्या होता है, लैसिरेशन या इंटरनली इंजरी हो जाती है और एट द स्पॉट डेथ होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, टिश्यू हो सकता है, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बच्चे के प्लेसेंटा के कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ रह गया। ठीक है, या फिर थ्रोम्बिन जैसे कोगुलोपैथी वगैरह। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, यूट्राइन मसाज देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर कोई प्रोडक्ट अंदर रह गया है तो फिर आप खुद उसकी या तो डीएनसी करोगे या फिर क्या करोगे, सर्जिकली उसे रिमूव करने की कोशिश करोगे, सर्जिकल लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन एंड इंटरनल आइलिक आर्टरी वगैरह। मतलब जो जितना भी डेब्रिस्ट वगैरह है आपने वो निकालना होता है, और ये अक्सर सिनेरियो आता भी है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के साथ, तो उसमें हमने इवैक्यूएशन करानी होती है। जितने भी अंदर प्रोडक्ट्स हैं, या अक्सर डेड फीटस के साथ आता है तो उसमें भी इमीडिएटली आपने इवैक्यूएशन करानी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की लीस्ट कॉमन साइट और मोस्ट कॉमन साइट, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, गौर से पढ़ना। implantation of the fertilized ovum in a site other than the uterus, most often कहाँ पे होती है, ampulla of the fallopian tube पे। रिस्क फैक्टर क्या है, ट्यूबल पैथोलॉजी, स्कैनिंग ऑफ द फ्रॉम द सेल्पेंजाइटिस जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या फिर पहले से कोई सर्जरी, या प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, आईयूसीडी इम्प्लांट आप यूज कर रहे हैं, या फिर आईवीएफ कराया है, तो उन सब में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अम्प्यूला जो है मोस्ट कॉमन साइट है। Present with the first trimester bleeding and lower abdominal pain, often clinically mistaken for the appendicitis. Appendicitis का अगर केस आएगा तो साथ में आपको फीवर की हिस्ट्री या फिर ल्यूकोसाइट वगैरह काउंट आपको साथ में दी होती है। ठीक है, with the history of amenorrhea lower than the expected rise in HCG based on date, और कंफर्म कैसे करेंगे आप, अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करते हैं, और विच मे शो एक्स्ट्रा ओवेरियन एड्रीनल मास, और ट्रीटमेंट में क्या देते हो, मेथोट्रेक्सेट और सर्जरी। हमारे टाइम पे ये मेथोट्रेक्सेट की डोज के बारे में पूछा हुआ था, वो यहाँ पे बताई नहीं हुई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हाइडिटी फॉर्मोल, ये आपने कवर कर लिए थे, हाइडिटी फॉर्मोल्स जनरल पैथो में कवर कर लिए थे। कर लेते हैं मैम इधर। अच्छा, चलो फिर से कर लेते हैं। दो चीजें हैं हमारे पास, एक कंप्लीट मोल है, एक पार्शियल मोल है। अब जो पार्शियल है, देखो पार्शियल का मतलब आधा आधा आधा, वो मैं अगर हम दो लोग हैं, फर्स्ट करो मैं हूं और मेरे साथ डॉक्टर मेमोना है,
मैंने अपना केक लिया, डॉक्टर मेमोना ने अपना केक लिया, हम खा रहे हैं, डॉक्टर काशिफ कहते हैं कि मुझे भी चाहिए, तो आधा मैंने दिया, आधा मेमोना ने दिया, तो काशिफ के पास तो पूरा हो गया, हम दोनों के पास आधा रह गया। तो ये क्या है, हमारे पास पार्शियल मोल है, मतलब टुकड़ा उसके पास मौजूद है, फीटल पार्ट मौजूद रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। जो कंप्लीट मोल है उसमें कोई फीटल पार्ट नहीं होता, नो फीटल पार्ट, ठीक है। अब कैरियोटाइप देखो, कैरियोटाइप क्या है हमारे पास, कंप्लीट में, कंप्लीट हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा क्या है 46 है ना, हम सारे जो है हमारे पास कंप्लीट जो है, एक और एक क्या आता है हमारे पास 46 दो है, 2x क्रोमोसोम, ठीक है, 46XX आएगा। और जबकि पार्शियल के अंदर क्या आएगा, 69 ट्रिपल एक्स आएगा, 69 डबल एक्स वाई आएगा, या फिर पार्शियल मोल में क्या आएगा हमारे पास 69 डबल एक्स एक्स डबल वाई। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या आता है, मोस्ट कॉमनली ई न्यूक्लिएटेड एग प्लस सिंगल स्पर्म सब्सिक्वेंटली डुप्लीकेट पैटर्नल डीएनए, पैटर्नल डीएनए ई न्यूक्लिएटेड एग, एग के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, सिंगल स्पर्म है, ठीक है। जबकि जो पार्शियल मोल है उसमें क्या है, 2 स्पर्म है, एक एग है। कंप्लीट मोल में क्या था, एग था, स्पर्म भी था, ये एग था, ये स्पर्म था, लेकिन एग के अंदर ये जो दरमियान में न्यूक्लियस होता है वो नहीं है, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एग भी है और 2 स्पर्म भी हैं पार्शियल मोल में। अब इससे क्या होगा, हिस्टोलॉजी में देखो, हाइड्रोबिक विलाई, सर्कमफेरेंशियल एंड डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। जबकि पार्शियल में क्या होता है, सम विलाई, थोड़े थोड़े से विलाई होंगे जो कि हाइड्रोपिक होंगे, और मिनिमल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। ये लाइन नहीं याद रहती, कोई बात नहीं, मेन चीज है फीटल पार्ट। कंप्लीट मोल में कंप्लीट एब्सेंट होता है, नो फीटल पार्ट। जबकि पार्शियल मोल में पार्शियली फिर भी कुछ ना कुछ मौजूद होगा, पार्शियली क्या है हमारे पास, फीटस, ठीक है। पार्शियल फीटल पार्ट, पार्ट से याद रखो, पी से पार्ट, पी से पार्शियल, तो उसमें मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद स्टेनिंग को छोड़ दो, स्टेनिंग वैसे देख लो अगर करनी है तो P57 प्रोटीन से, ये नेगेटिव होती है कंप्लीट में, और पार्शियल में भी पॉजिटिव होगी, पी से पार्शियल, पी से पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यूट्राइन साइज, यूट्राइन साइज कंप्लीट मोल में बढ़ा हुआ होता है, जबकि पार्शियल मोल में कुछ नहीं। बस इतना याद रखना, जो कंप्लीट मोल है उसके अंदर हनी कॉम्ब यूट्रस की अपीयरेंस होगी, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स मौजूद होंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, स्नो स्ट्रोम अपीयरेंस कहते हैं। एचसी देखो, इसमें एचसीजी बहुत बढ़ जाता है, कंप्लीट मोल में एचसीजी बहुत बढ़ जाता है, जबकि पार्शियल मोल में थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि इसमें फीटल पार्ट मौजूद है, ठीक है। अब जब आप स्कैन करते हो तो यहाँ पे आपको फीटल पार्ट मिल रहा होता है। और कंप्लीट मोल में क्या होता है, आपको हनीकॉम्ब अपीयरेंस, मेरी प्रैक्टिस में एक दफा मैंने ये केस देखा है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, रिस्क ऑफ इन्वेजन, इन्वेसिव मोल कितना है, 15 to 20%, कंप्लीट के अंदर, पार्शियल में सिर्फ 5% है। और रिस्क ऑफ कोरियोकार्सिनोमा कितना होगा, 2% होगा कंप्लीट के अंदर, पार्शियल में रेयर होगा। अब मुझे बताओ कि खतरनाक वाला कौन सा है, कंप्लीट वाला कि पार्शियल वाला? कंप्लीट वाला मैम। कंप्लीट वाला, गुड, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ इन्वेजन भी ज्यादा है और कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क भी ज्यादा है। अच्छा, अभी देखो कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा क्या है, मैलिग्नेंसी ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक सेल है। इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल, मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, जिसमें हेरिडिटी फॉर्म मोल्स हैं या एबॉर्शन वगैरह, कैन नॉन गेस्टेशनली इन गोनेट्स, और प्रेजेंट विद किसकी वजह किससे प्रेजेंट करेंगे, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ, एचसीजी मीडिएटेड सिक्वेल, डिस्निया और हिमोप्टेसिस। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज पता क्या है, ये कैनन बॉल अपीयरेंस आती है कोरियोकार्सिनोमा में, सी से कोरियोकार्सिनोमा, सी से कैनन बॉल अपीयरेंस। ट्रीटमेंट में क्या दोगे, मेथोट्रेक्सेट दोगे। उसके बाद है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, अगर तो बीपी ग्रेटर देन 140/90 आता है आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, तो इसे आप क्या कहते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन शर्त यह है कि पहले से वो बंदी हाइपरटेंसिव ना हो, अब हुई हो, कोई प्रोटीन यूरिया नहीं है, और एंड ऑर्गन डैमेज भी कोई नहीं है। हाइपरटेंशन प्रायर टू 20 वीक अगर मौजूद है तो फिर इसे आप क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव आप देते हैं, कौन सी, हाइपरटेंसिव मॉम लव निफिडिपिन, हाइपरटेंसिव से हाइड्रेलाजीन, मॉम से अल्फा मिथाइल डोपा, ओ से क्या है हमारे पास, सॉरी एल से क्या है, लोबिटालोल, और एन से निफिडिपिन।
हाइड्रालाजिन, अल्फा मिथाइल डोपा, लोबिटालोल, निफिडिपिन, ये इसकी ट्रीटमेंट है। डिलीवर कब कराना है आपने? एट 37 टू 39 वीक। नेक्स्ट है प्री एक्लम्शिया। प्री एक्लम्शिया क्या है? न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन है विद आइदर प्रोटीन यूरिया, या तो हो सकता है प्रोटीन यूरिया हो गया हो, या फिर क्या हुआ हो? एंड ऑर्गन डैमेज। लेकिन ये सब कब हो? आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। ऑनसेट ऑफ प्री एक्लेम्शिया क्या है? लेस देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन मे सजेस्ट। तो वो क्या होगा? मोलर प्रेगनेंसी। अगर तो 20 हफ्ते से पहले प्री एक्लेम्शिया स्टार्ट हो गया तो आपको सोचना चाहिए कि मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कास्ड बाय abnormal placental spiral artery, endothelial dysfunction, vasoconstriction, ischemia। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, मल्टीपल गेस्टेशन हो सकता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है, ओबेसिटी, या फिर एज ग्रेटर देन 35। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? प्री एक्लेम्शिया की ना सिर्फ आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए और उसकी कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। मोस्ट कॉमनली प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है। अब बच्चों जल्दी से बताओ एब्रप्शन क्या होती है? मैडम वही था मैडम कि हमारे जो प्लेसेंटा के बिल्कुल बेड पे ब्लड वो हो जाए मैम, वहां से वो कट जाए मैम, एब्रेट हो जाए प्लेसेंटा हमारा इंटरमीडिएट से। हाँ, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ प्लेसेंटा। डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा जो है वो क्या हो जाता है? एब्रप्टली रप्चर हो जाता है, वहां से अपनी जगह से अलहदा हो जाता है। इसे हम कह रहे हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। अच्छा coagulopathy, renal failure, pulmonary edema, uteroplacental insufficiency may lead to eclampsia या फिर हेल्प सिंड्रोम। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं टू प्रिवेंट सीजर, और डेफिनेटिव टू डिलीवरी प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप क्या देते हो? एस्प्रिन देते हो। अब है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया क्या है? प्री एक्लेम्शिया विद सीजर को आप एक्लेम्शिया कह रहे हो, मतलब हाइपरटेंसिव भी होगी वो बंदी और साथ में अब उसे फिट्स भी पड़ रहे हैं। डेथ आती है ड्यू टू स्ट्रोक, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? आप आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं और इमीडिएट डिलीवरी कराते हैं। जब भी पेशेंट आपके पास एक्लेम्शिया के साथ आए, याद रखना बच्चों, अगर उसकी एज बच्चे की कम भी है फिर भी आपने उसकी डिलीवरी करानी है, क्योंकि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्शिया क्या है? इमीडिएट डिलीवरी। उसके बाद हेल्प मैम सिंड्रोम है। हेल्प सिंड्रोम जी। मैडम इसके प्रोफाइलैक्सिस में एस्पिरिन लिखा हुआ है, ये है हाँ, एस्पिरिन हम कोएगुल किस वजह से देंगे? उससे क्या किस तरह मैडम ये बीबी को करेगा एस्पिरिन? एस्पिरिन ने क्या करना है? एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करवाएगा ना? इनहिबिट कराएगा, बस बात ही खत्म, हम्म, आंसर ही कर दिया आपने। थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करेगा तो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट को प्रोड्यूस कराएगा कि नहीं? मैडम वो तो ठीक है मैडम, मैं बीपी के लिहाज हम्म। से बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर का कोई लिंक है इसके साथ कि नहीं मैम? ब्लड प्रेशर का एज सच डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इनडायरेक्टली हम इसे पेशेंट को कोगुलोपैथी से बचाने के लिए एस्प्रिन दे ठीक रहे होते हैं है ठीक। प्रोफाइलेक्सिली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है? प्री एक्लेम्शिया विद द थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी ऑफ द लीवर। अब हेल्प के नाम से ही, एच से हिमोलिसिस, ई से एलिवेटेड लिवर एंजाइम, और एल से क्या है हमारे पास? एलपी से लो प्लेटलेट। ठीक है, ये ट्राइएड जो है ना, ये आपने याद रखना है हेल्प सिंड्रोम का। हिमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट मे अकर इन एब्सेंस ऑफ द हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया। ठीक है। और ब्लड स्मीयर शो क्या कराएगा? शिस्टोसाइट शो कराएगा, कैन लीड टू हिपैटिक सब कैप्सुलर हिमाटोमा और DIC। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? इसमें भी आपने इमीडिएट डिलीवरी करानी होती है।